हेलो गाइस, आज के क्लास में आपका स्वागत है। आज हम एसएसटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में आते हैं। और कभी कभी होता क्या है, कभी कभी क्या अक्सर देखा जाता है कि जो प्रीवियस ईयर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो डायरेक्ट हमारे एग्ज़ाम में जैसे होते हैं वैसे ही आ जाते हैं। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से ये भी हमें पता चलता है, या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हमको ये भी पता चलता है कि आने वाले जो एग्ज़ाम हैं उसमें किस टाइप के क्वेश्चन हमको देखने को मिलेंगे। तो चलिए आज हम 2019 का जो 10th क्लास में एसएसटी से सवाल पूछे गए थे, जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं उसको देखेंगे और उसके डिस्कशन को भी देखेंगे, यानी डिस्कशन भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देख लीजिए, जस्ट 2019 का पेपर है ये। तो पहले क्वेश्चन से हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पहला क्वेश्चन बोल रहा है मेजनी का संबंध किस संगठन से था। ठीक है, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनके लिए भी मेजनी वॉज एसोसिएटेड विथ विच ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका सिंपल सा आंसर होगा मेजनी का संबंध किससे था? कार्बोनरी से था। ठीक है, कार्बोनरी एक गुप्त संस्था थी। क्या थी कार्बोनरी? कार्बोनरी एक गुप्त संस्था था। ठीक है, और मेजनी ने यंग इटली नामक संस्था भी शुरू की थी। ये जो मेजनी है इसने यंग इटली संस्था भी शुरू किया था। यंग इटली, ठीक है, यंग इटली संस्था भी शुरू किया था। समझ में आया? तो पहला का आंसर बी हो जाएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? ठीक है, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जार इन रसिया? देखो, रूस में जो होता है जार का अर्थ सम्राट होता था, रूस का सम्राट। ठीक है, रूस में जार का अर्थ क्या होता था? रूस का सम्राट होता था। लगभग 1547 से, ठीक है, 1547 से 1917 तक, ठीक है, रूस में जो रूस के सम्राट होते थे उनको जार कहा जाता था। लेकिन जो अंतिम रूस सम्राट था उसका नाम था क्या? निकोलस द्वितीय। जो अंतिम रूस सम्राट था, जो अंतिम था, राजा था जिसको जार कहा जाता था, उसका नाम था निकोलस सेकंड। ठीक है, निकोलस सेकंड। और वही था अंतिम क्या? जार सम्राट, जिसको लास्ट बार जार कहा गया। तो दूसरा का आंसर क्या हो जाएगा? रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो रूस का सम्राट। चलिए अब तीसरे क्वेश्चन पे जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? ठीक है, हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? तो हुआ हुआ आंदोलन आंसर है इसका धार्मिक प्रकृति का था। किस प्रकृति का था? धार्मिक प्रकृति का था। और ये भी पूछ सकता है कि हुआ हुआ आंदोलन किस धार्मिक प्रकृति का था? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित था। किससे संबंधित था? कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि हुआ हुआ आंदोलन किस धर्म से संबंधित था, तो वो बौद्ध धर्म से संबंधित था। और यह आंदोलन 1939 में किया गया था। ये हुआ हुआ जो आंदोलन है ये कब किया गया था? 1939। समझ में आया? तो हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का? तो धार्मिक आंदोलन से संबंधित था। और किस धर्म से? तो बौद्ध धर्म। हुआ कब था? 1939। तो ये देख लीजिए, ये एग्ज़ाम में 3 टाइप के क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं आपके, अगर आने वाले एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू कब हुआ? देखिए ये क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा ये क्वेश्चन को हम देख के चलेंगे, क्योंकि जो खिलाफत आंदोलन था, ठीक है, जो खिलाफत आंदोलन वो स्टार्ट हुआ था 1919 में। ठीक है,
1919 में स्टार्ट हुआ था खिलाफत आंदोलन, और अंत हुआ था 1924 में। कब हुआ था? अंत कब हुआ था? 1924 में, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में 1919 नहीं है और 1924 है, तो हम 1924 को टिक करेंगे। समझ में आया? थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है ये कि भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था, तो शुरू हुआ तो था 1919 में और अंत हुआ था 1924 में। जो तुर्की के खलीफा थे उसके क्या हुआ था? उसके समर्थन में हुआ था, क्योंकि इंग्लैंड वालों ने तुर्की का जो खलीफा पद था उसको समाप्त करने की कोशिश किया था। और ये शुरू किसने किया था? तो अली बंधुओं ने शुरू किया था। किसने शुरू किया था? अली बंधु ने शुरू किया था। अली बंधु, ठीक है। अली बंधु में दो नाम आते हैं, मोहम्मद अली और शौकत अली। अली बंधु में कौन? मोहम्मद अली और शौकत अली, ठीक है। तो 3-4 पॉइंट इससे मिलते हैं हमको कि भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था 1919 में, अंत हुआ था 1924 में, क्योंकि 1919 ऑप्शन में नहीं है, 1924 में है, तो 1924 को लेकर चलेंगे, ठीक है। और ये आंदोलन 2 व्यक्तियों ने किया था, मोहम्मद अली और शौकत अली। शॉर्ट में इसको अली बंधु कहते हैं कि अली बंधुओं ने शुरू किया था, ठीक है। ये हो गया 4th क्वेश्चन। इससे 3-4 पॉइंट बन चुके हैं। घुमा के अगर क्वेश्चन पूछ सकता है कि दोनों व्यक्तियों का नाम बताइए, ठीक है। शुरू तो 1919 में और अंत 1924 में, ये भी पूछ सकता है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। फाइव क्वेश्चन पूछ रहा है कि 1917 में भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित किया गया, ठीक है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि 1917 में भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित किया गया। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा कोलकाता, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछ दिया कि कब हुआ, 1917 में तो हो ही रहा है, कोलकाता में कहाँ पे हुआ? तो हुगली नदी के किनारे। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में जो नदी है हुगली नदी के किनारे इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था, ठीक है। और किया था किसने? ये भी जैसे पूछ दिया ना कि 1917 में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ था, तो कोलकाता। किस नदी? तो हुगली नदी। और किया किसने था? तो उसका नाम था सेठ हुकुमचंद। क्या नाम था? सेठ हुकुमचंद, ठीक है। तो 3-4 पॉइंट मिलते हैं। पहला कि कहाँ हुआ था? कोलकाता। किस नदी के किनारे? तो हुगली नदी के किनारे। और किसने किया था? तो सेठ हुकुमचंद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग को शोषण हुआ, ठीक है। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा श्रमिक वर्ग, ठीक है। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किसका शोषण किया गया? श्रमिक वर्ग का शोषण किया गया, ठीक है। जिसमें बहुत सारे लोग आते थे, जैसे फैक्ट्री मजदूर आ गए। फैक्ट्री मजदूर, उनका शोषण होता था, ठीक है, पूंजीपतियों के द्वारा। और किसान भी इसमें आते हैं। क्या आते हैं? किसान। तो किसका शोषण? ये तो क्वेश्चन पूछ दिया कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण किया गया, तो श्रमिक वर्ग। हो सकता है कि आगे वाले एग्जाम में ये पूछ दे कि श्रमिक वर्ग में कौन कौन से आते हैं, तो क्या हो जाएगा? फैक्ट्री मजदूर हो जाएगा और किसान हो जाएंगे। चलिए, आशा करता हूँ कि ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि जो ऐसे वीडियो है, हालांकि मैं फेस दिखाकर वीडियो बनाता हूँ, लेकिन जो ऐसे वीडियो बना रहा हूँ मैं पहली बार बना रहा हूँ, तो हो सकता है लिखने में कुछ थोड़ा सा एरर आए, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी यूज़फुल चीज़ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था, ठीक है। क्या पूछ रहा है कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो इसका आंसर सिंपल सा हो जाएगा रेशम मार्ग,
ठीक है, किस पे हो जाएगा, रेशम मार्ग। और इस मार्ग से बहुत सारी चीज़ों का ट्रेड होता था, यानी व्यापार होता था। कौन कौन से थे वो चीज़, ठीक है, रेशम का तो होता ही था, इसलिए तो रेशम मार्ग नाम है, ठीक है, रेशम। और क्या होते थे, मसाले, मसालों का भी होता था, ठीक है, रेशम, मसाले, और काफ़ी ज़्यादा पत्थर जो होते थे, चमकीले पत्थर, ठीक है, उनका भी होता था। एक इंडिया का रूलर जिसका नाम कनिष्क है, उसने इस रेशम मार्ग पर कब्जा भी कर लिया था। आपको वो पढ़ना नहीं है, लेकिन हो सकता है आपके लिए नॉलेज महत्वपूर्ण हो या इम्पोर्टेंट हो, जो भी हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था, तो आंसर है रेशम मार्ग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की, ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बाइबल हो जाएगा, ठीक है। देखो बाइबल ऑप्शन में अगर ना रहे, अगर ये बाइबल ऑप्शन में ना रहे तो ऐसे भी कभी आ सकता है 42 लाइन बाइबल, 42 लाइन बाइबल, ऐसे भी ऑप्शन में आ सकता है, ठीक है। और इसको लगभग 1450 के दशक में छापा गया था, ठीक है। और कब छापा गया था, तो जर्मनी के मैज शहर में। कहाँ, जर्मनी के किस शहर में, मैज शहर में। तो इससे 3 पॉइंट हमको पता चलते हैं। हालांकि 1450 के दशक में, लेकिन प्रॉपर अगर बोलेगा कि कब छपा तो ये हो जाएगा 55, यानी 1450 से 55। तो इसे 3-4 पॉइंट कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की, तो बाइबल। ऑप्शन में बाइबल ना रहे तो 42 लाइन बाइबल भी हो सकता है। पूछा किस शहर में, तो जर्मनी के मैज शहर में। और कब, तो 1450 से 1455, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, शायद आपके लिए ईजी ना हो, लेकिन जो कॉम्पिटिटिव की तैयारी करते हैं उनके लिए ये काफ़ी ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन है राष्ट्रपिता के नाम से किसे जाना जाता है, ठीक है। तो आंसर सिंपल सा होगा, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को काफ़ी लोग या हम लोग बापू के नाम से भी जानते हैं। और राष्ट्रपिता, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी किसने, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी सुभाष चंद्र बोस ने, सुभाष चंद्र बोस ने दी थी, ठीक है। गांधी जी का अगर पूछ लिया कि गांधी जी का डेट ऑफ बर्थ, यानी गांधी जी कब जन्म लिए थे, तो 2 अक्टूबर सभी को पता है, और 1869, ठीक है। तो इससे भी हमको 2-3 पॉइंट पता चलते हैं कि राष्ट्रपिता के नाम से किसे जाना जाता है, तो महात्मा गांधी। उनको बापू के नाम से भी जाना जाता है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी, तो सुभाष चंद्र बोस। महात्मा गांधी का डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो 2 अक्टूबर 1869। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया, ठीक है। क्या बोल रहा है, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया, इसका आंसर हो जाएगा माध्यमिक वर्ग। और ये क्वेश्चन है ये फ्रांस की क्रांति से संबंधित है। किससे संबंधित है, फ्रांस की क्रांति यानी फ्रेंच रेवोल्यूशन से। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है, ठीक है। क्या बोल रहा है, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है। हाँ, इसका आंसर क्या हो जाएगा, समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं। देखिए ऑप्शन में क्या है, स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर नहीं, समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों को दी गई समान भूमिकाएं। इसका आंसर यही वाला होगा, समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं,
ठीक है, आशा करता हूँ क्लास आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संघ राज्य की विशेषता नहीं है। ठीक है, नहीं बोल रहा है तो लिखित संविधान, इस पे हम हमेशा ध्यान देंगे कि नहीं को फोकस करेंगे। नहीं तो क्या कितनी बार होता है कि स्टूडेंट जब पढ़ते हैं क्वेश्चन तो नहीं देखते ही नहीं है, आंसर देखते हैं कि मिल रहा है उसको ही मार देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, नहीं को देखते चलना है। नहीं बोल रहा है कि हाँ बोल रहा है। तो निम्न में कौन संघ राज्य की विशेषता नहीं है। ठीक है, तो लिखित संविधान ये संघ राज्य की विशेषता है। लिखित संविधान ये संघ राज्य की विशेषता है। ठीक है, और क्या बोल रहा है, शक्तियों का विभाजन ये भी संघ राज्य की विशेषता है। इकहरी शासन व्यवस्था, हाँ ये संघ राज्य की विशेषता नहीं है। तो निम्नलिखित में कौन संघ राज्य की विशेषता नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा इकहरी शासन व्यवस्था। सर्वोच्च न्यायालय भी संघ राज्य की विशेषता है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। ठीक है, तो बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व मोरारजी देसाई नहीं, नीतीश कुमार नहीं, इंदिरा गांधी नहीं, जयप्रकाश नारायण। हाँ, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया था। ठीक है, जयप्रकाश नारायण को लोक नायक के नाम से भी जाना जाता है। जयप्रकाश नारायण को लोक नायक के नाम से जाना जाता है। तो हो सकता है क्वेश्चन पूछ दे कि लोक नायक के नाम से किसे जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि संपूर्ण क्रांति कब हुआ था। ठीक है, तो 1974 में हुआ था। और उस टाइम पीएम कौन थी, तो उस टाइम पीएम इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी के टाइम ही संपूर्ण क्रांति हुआ था। तो इससे हमको 3-4 पॉइंट मिल जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अरे भाई बोर हो गया अगर तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना, क्योंकि ऐसे पढ़ाने की आदत नहीं है, नहीं फेस दिखा के पढ़ाना पड़ता है। तो वैसा सिस्टम नहीं है मेरे पास उतना सारा कि बोर्ड पे लिख के पढ़ाऊँगा, वाइट बोर्ड पे। डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि डायरेक्ट PDF डाल दिया और वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया। तो जैसे भी पॉसिबल हो वैसे बनाने का ट्राई कर रहा हूँ। आशा करता हूँ आपके लिए ये यूज़फुल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सी बातें लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। फिर देखो यहाँ ध्यान से नहीं को लेकर चलना है हमको, क्योंकि नहीं बोल रहा है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पढ़ देना है। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, इनमें से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। ठीक है, नहीं बोल रहा है। कानून के समक्ष समानता ये है। स्वतंत्रता एवं निष्पक्ष चुनाव ये भी है, ये अनुरूप है। उत्तरदायी शासन व्यवस्था ये भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप है। लेकिन जो बहुसंख्यक का शासन है ये नहीं है, क्योंकि बहुसंख्यक का शासन अगर होएगा तो जो अल्पसंख्यक होंगे उनके ऊपर गलत असर पड़ेगा, या उनको इसका कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना पड़ सकता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है। निम्नलिखित में से किसने यह घोषणा की है कि, किसमें यह घोषणा है, सिंपल सी बात है, किसमें यह घोषणा है, तो ये प्रस्तावना में है। किसमें है, प्रस्तावना है। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, किसमें यह घोषणा है, तो ये प्रस्तावना में। जैसे हम प्रस्तावना बोलते भी, हम भारत के लोग भारत को प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतांत्रिक राज्य आ रहा है ना वर्ड, वही पूछ रहा है कि भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, निम्नलिखित में से किसमें यह घोषणा की गई है, तो प्रस्तावना में। लोकतंत्र का मतलब जिनको नहीं पता है, तो लोकतंत्र मतलब लोगों के द्वारा चुना गया शासन। इनके द्वारा, लोगों के द्वारा चुना गया शासन। क्योंकि हम वोट देकर अपनी सरकार चुनते हैं, इसलिए हमारा देश कैसा है, लोकतंत्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। किस लोकसभा चुनाव के बाद महिलाओं की भागीदारी 10% से अधिक हो गई।
ठीक है। ये तो क्योंकि 19 का पेपर है, उस टाइम करंट अफेयर के हिसाब से पूछा है, लेकिन इसका हम आंसर देखते चलेंगे। हो सकता है कि इसी से मिलता जुलता कोई क्वेश्चन पूछ दे। तो किस लोकसभा चुनाव के बाद महिलाओं की भागीदारी 10% से अधिक हो गई? ठीक है, तो ये होगा 15वीं लोकसभा चुनाव में। किस चुनाव में? 15वीं लोकसभा चुनाव में। डेट पूछ सकता है। डेट था क्या? 30 जुलाई, जनवरी नहीं जुलाई, 30 जुलाई कब था? हाँ, 2019 को था। ठीक है, 2019 को। चलिए, हो सकता है ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो। तो लोकसभा चुनाव के बाद महिलाओं की भागीदारी 10% से अधिक हो गई। तो 15वीं लोकसभा, डेट क्या था? 30 जुलाई 2019। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये पूछ रहा निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल है? ठीक है, कौन राष्ट्रीय दल है, इसका आंसर भी हम देखेंगे। तो जनता दल नहीं, राष्ट्रीय दल नहीं है। DMK नहीं, ये भी राष्ट्रीय दल नहीं है। लोक जनशक्ति पार्टी, ये भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, हाँ, ये राष्ट्रीय दल है। ठीक है, राष्ट्रीय दल हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम में आगे भी पूछ दे, तो राष्ट्रीय दल के बारे में जानना ज़रूरी है। ठीक है, देखो राष्ट्रीय दल एक तो BJP हो गया, ठीक है, उसके बाद INC हो गया, इंडियन नेशनल कांग्रेस, फिर बहुजन समाज पार्टी हो गया, बहुजन समाज पार्टी हो गया, फिर आम आदमी पार्टी हो गया, जिसको आप बोलते हैं हम लोग। हो सकता है इससे रिलेटेड अगले एग्जाम में पूछ दे, समझ रहे हो। फिर कम्युनिस्ट पार्टी हो गया, कम्युनिस्ट पार्टी हो गया। और कौन कौन सा है? कम्युनिस्ट पार्टी हुआ ना। अब एक नेशनल पीपुल्स पार्टी है, यानी NNP, ठीक है ना। तो कौन कौन सा हो गया? आप हो गया, बहुजन पार्टी हो गया, BJP हो गया, इंडियन नेशनल कांग्रेस हो गया, कम्युनिस्ट पार्टी हो गया, और नेशनल पीपुल्स पार्टी NPP। तो ये सारे राष्ट्रीय दल हैं। हो सकता है कि अगली बार भारतीय जनता पार्टी ना रहे, INC रहे। हो सकता है INC जगह पे बहुजन समाज पार्टी रहे, या फिर कम्युनिस्ट रहे, या फिर आम आदमी पार्टी हो। ठीक है, चाहे आम आदमी पार्टी हो या फिर NPP और नेशनल पीपुल्स पार्टी, तो कोई भी ऑप्शन हो सकता है। चलिए, आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लोकतंत्र का प्राण किसे कहा गया है? ये क्वेश्चन है, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 2020 में भी पूछा जा चुका है। क्योंकि हम क्वेश्चन अभी 19 का, ये 2020 में भी पूछा गया था। ठीक है, जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन था, ठीक है, कि मेजनी का संबंध किससे था? कार्बोनरी। लेकिन पिछले जो 2020 का एग्ज़ाम था उसमें पूछा था कि मेजनी का संबंध किस संस्था, यानी मेजनी ने किस संस्था की स्थापना की थी? तो यंग इटली बता ही थे। तो लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? ठीक है, थोड़ा सा आप भी देखिए, थोड़ा सा आप भी सोचिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इजी है। अगर थोड़ा सा भी आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? राजनीतिक दल को कहा जाता है। ठीक है, कि राजनीतिक दल ही पार्टी बनाते हैं, नियम कानून बनाते हैं, सरकार बनाते हैं कि क्या फॉलो करना है, मतलब जो भी नियम बनाते हैं उसको इम्प्लीमेंट करवाते हैं। तो इसलिए लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? राजनीतिक दल को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। भारत में राज्य एवं संघ के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ है? ठीक है, इसका आंसर होगा 3 सूचियाँ। राज्य और केंद्र में अधिकारों का विभाजन 3 सूचियाँ में हुआ है। ठीक है, पहला है संघ सूची, ठीक है, दूसरा है राज्य सूची, और तीसरा है समवर्ती सूची। तीसरा क्या है? समवर्ती सूची। हो सकता है कि आने वाले एग्जाम में पूछ दे कि राज्य और संघ की सूचियाँ, ये ऑप्शन ना दे और तीनों दे दे, और
लास्ट में ऑप्शन में डी में दे दें ऑल ऑफ दीज या फिर ये सभी, तो ऐसे भी ऑप्शन दे सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा? 3। कौन कौन सा? संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र में रंग भेद का विरोधी नहीं था? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा जेडी गुड्डी। निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र में रंग भेद का विरोधी नहीं था? जेडी गुड्डी। मार्टिन लूथर रंग भेद के विरोधी थे। महात्मा गांधी भी थे। टोनी स्मिथ और जॉन क्लार्सी भी थे। ठीक है, इसके अलावा टॉमी स्मिथ तो थे, नेल्सन मंडेला भी थे। एक और नाम बहुत फेमस नाम है, नेल्सन मंडेला भी रंग भेद के विरोधी थे। मंडेला, ठीक है। तो मार्टिन लूथर किंग थे रंग भेद के विरोधी। महात्मा गांधी भी थे, ठीक है। ओलंपिक धावक टोनी स्मिथ एवं जॉन कार्लेस भी थे। साथ में नेल्सन मंडेला भी रंग भेद के विरोधी थे, लेकिन जेडी गुड्डी जो हैं वो रंग भेद के विरोधी बिल्कुल नहीं थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सासाराम नगर का विकास हुआ था। तो आपको पता है कि ये मध्य युग में हुआ था, ठीक है। और ये सासाराम कहाँ है? सासाराम बिहार में है। रोहतास का नाम सुना होगा आप लोगों ने, रोहतास में है सासाराम, रोहतास में है। और किस राजा के शासनकाल में हुआ था? मध्य युग में तो हुआ था, लेकिन किस राजा के शासनकाल में हुआ था? तो उनका नाम है शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी के शासनकाल में हुआ था। आपको पता ही होगा कि ये कहाँ है? ये बिहार में है, बिहार में है सासाराम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अविभाजित बिहार में निम्नलिखित में से कौन एकमात्र नियोजित नगर था? देखो, अविभाजित बिहार बोल रहा है, यानी उस टाइम अविभाजित बिहार मतलब बिहार से झारखंड अलग नहीं हुआ है, ठीक है, तब का बात है, उस हिसाब से क्वेश्चन पूछ रहा है। यानी बिहार अभी झारखंड से अलग नहीं हुआ है, तो इसलिए बोल रहा है अविभाजित बिहार में निम्नलिखित में कौन एकमात्र नियोजित नगर था? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जमशेदपुर। ठीक है, कभी कभी ऑप्शन में जमशेदपुर नहीं रह करके टाटा नगर दे सकता है, ठीक है, टाटा नगर दे सकता है। ठीक है, अगर टाटा नगर मान लेते हैं कि टाटा नगर या जमशेदपुर भी ना रहा, तो एक और नाम आपको देखने को मिल सकता है जिसका नाम है डालमिया। डालमिया, डालमिया नगर। और आपको पता ही होगा कि बिहार झारखंड से अलग कब हुआ था? तो अलग कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 को हुआ था। तो इससे पहले बोल रहा है कि अविभाजित बिहार, यानी विभाजन होने से पहले का बात बोल रहा है। तो कौन था? जमशेदपुर। जमशेदपुर ऑप्शन में ना रहे तो टाटा नगर बिल्कुल रहेगा, और जमशेदपुर या टाटा नगर भी ऑप्शन में ना रहे तो डालमिया नगर होगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा जमशेदपुर। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पटना हवाई अड्डा का नाम क्या है? ठीक है, तो जो बिहार के रहने वाले हैं उनके लिए ये क्वेश्चन काफ़ी, बिहार का एग्ज़ाम है तो बिहारी के रहने वाले नहीं देंगे, हो सकता है जो बाहर के हो 1-2%। फिर भी पटना हवाई अड्डे का नाम क्या है? तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन। नहीं, बिल्कुल नहीं। पटना हवाई अड्डा नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं, इसका आंसर यही वाला होगा, जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। यहाँ पे पतन लिखा हुआ इसलिए हम कंफ्यूज हो गए। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद तो नहीं होगा, बिहार हवाई अड्डा नहीं होगा, तो इसका आंसर जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन ही होगा। ठीक है,
चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कभी कभी थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है दोस्तों, लेकिन उससे घबराना नहीं है, क्योंकि मैंने मैट्रिक का एग्ज़ाम मैंने 2013 में दिया था, और अभी मैं सॉल्व कर रहा हूँ ये क्वेश्चन, तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट या थोड़ा सा मिस्टेक तो होना फिक्स है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है। तो इसका सिंपल आंसर होगा बिहार में रज्जू मार्ग राजगीर में है। ठीक है, राजगीर में है। ये गृद्धकूट पर्वत पर स्थित है। ये जो रज्जू मार्ग बिहार में राजगीर के गृद्धकूट पर्वत पर स्थित है। और ये बना कहाँ था, ये बना कब था, ये बना था 1972 में। 1972 में। ठीक है, लगभग 1011 मीटर, कितना मीटर, 1011 मीटर ऊंचाई है। ठीक है, और एक और, ये रज्जू मार्ग एक रोपवे होता है जो पुल जैसा होता है। अगर पटना चिड़ियाघर गए हो तब देखे होगे कि 2 वायर के थ्रू जुड़ा होता है और पुल जैसा होता है। और रज्जू मार्ग एक और अभी बना है, एक और ज़िले में भी है। कहाँ है, बांका ज़िले में है। कहाँ है, बांका में भी एक है, लेकिन वो उतना फेमस नहीं है। राजगीर वाला ज़्यादा फेमस, इसलिए राजगीर ऑप्शन में है। तो बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है, तो वो राजगीर में है। कब बना था, 1972। गृद्धकूट का पर्वत पे है, और उसकी ऊंचाई कितनी है, 1011 मीटर ऊंचा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावना है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर थोड़ा सा ये ट्रिकी क्वेश्चन नहीं, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। हिमालय क्षेत्र, दक्षिणी बिहार मैदान क्षेत्र, उत्तरी बिहार मैदान क्षेत्र, तो इसका आंसर उत्तरी बिहार मैदान क्षेत्र में हो जाएगा। ध्यान देंगे आप लोग, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। चलिए तो क्या होगा इसका आंसर बी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है क्या, कांवर झील स्थित है। यानी कांवर झील, सबसे पहले तो कांवर झील बिहार में है, तो कांवर झील कहाँ स्थित है। कांवर झील, देखो एक चीज़ और, कांवर झील को हम काबर ताल झील भी कहते हैं। ये कांवर झील है, इसको हम कभी कभी एग्जाम में पूछता है काबर ताल झील, तो कांवर झील को हम काबर ताल झील भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, काबर ताल झील भी कहते हैं। और ये बेगूसराय में है। ऑप्शन में बेगूसराय है क्या, हाँ, कहाँ है ये, बेगूसराय में है। 2-3 और झील है जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछता है, जिसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। एक झील है गोगाबिल पूछता है कि गोगाबिल झील कहाँ है। ठीक है, तो गोगाबिल झील कहाँ है, कटिहार में है। कहाँ है, कटिहार में। और पूछ सकता है कभी, एक और झील इम्पोर्टेंट है, पूछेगा उदयपुर झील कहाँ है। ठीक है, तो उदयपुर कहाँ है, उदयपुर है वेस्ट चंपारण में। वेस्ट चंपारण कहाँ है, तो कांवर झील को हम काबर ताल झील भी कहते हैं, तो कहाँ है, बेगूसराय में है। गोगाबिल झील कहाँ है, गोगाबिल झील कटिहार में है। और उदयपुर झील कहाँ है, वेस्ट चंपारण। उदयपुर नाम सुन के राजस्थान मत मार दीजिएगा, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है। तो आपको पता है संजय गांधी जैविक स्थान पटना जू के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, संजय गांधी जैविक उद्यान को ही पटना जू बोलते हैं। ठीक है, पटना जू बोलते हैं। ये कहाँ है, पटना में है। और स्थापना कब हुआ था इसका, स्थापना पूछ सकता है 1973 में। कब हुआ था, 1973 में। संजय गांधी जैविक उद्यान का स्थापना कहाँ है, पटना में है। और स्थापना कब हुआ था, 1973 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि
निम्नलिखित में कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है? ठीक है, कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है? तो पूर्वी पश्चिमी गलियारा ये सड़कों का वर्ग है। एक्सप्रेस वे ये भी सड़कों का वर्ग है। फिर ध्यान से देखेंगे, नहीं पूछ रहा है यहाँ पे, ठीक है। स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग ये नहीं है, ठीक है, ये भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग सड़कों का एक वर्ग नहीं है। बाकी पूर्वी पश्चिमी गलियारा है, एक्सप्रेस वे है, सीमांत सड़कें भी है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आशा करता हूँ क्लास आपके लिए यूज़फुल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। तो वो विकसित देश कहलाता है। इसमें है विकसित, अर्धविकसित नहीं, ठीक है, विकसित तो है। तो कौन सा देश कहलाता है? विकसित देश, ठीक है। तो जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वो कहलाता है विकसित देश। और विकसित देश कभी कभी पूछ सकता है कि विकसित देश में कौन से देश आते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल हो जाएगा यूएसए, ठीक है, यूएसए हो जाएगा, जापान, ये सब विकसित देश हैं, ठीक है। नॉर्वे भी एक विकसित देश है, ठीक है। और पूछेगा कि ये तो ज़्यादा बोल दिया, अगर कम पूछेगा कि कम, अगर जिस देश का राष्ट्रीय आय कम हो तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अविकसित बोलते हैं, या फिर इसको विकासशील भी बोलते हैं, विकासशील, ठीक है, विकासशील ही बोलते हैं। और इसमें कौन आएगा? तो इसमें आ जाएगा अविकसित में हमारा इंडिया आ जाएगा, ठीक है, इंडिया आ जाएगा। और बाहर कंट्री देख लेते हैं, ब्राज़ील आ जाएगा। ये सारे देश आ जाएंगे। समझ में आ गया होगा? जिसका राष्ट्रीय आय अधिक है उसको विकसित बोलेंगे, जिसमें यूएसए, जापान, नॉर्वे आ गया। और अगर अधिक की जगह पे कम बोले कि कम होता है तो उसमें उसको क्या बोलेंगे? तो अविकसित या विकासशील देश बोलेंगे, जिसमें इंडिया और ब्राज़ील आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो भारत की किस राज्य प्रति व्यक्ति आय अधिक है? तो गोवा की प्रति व्यक्ति आय अधिक है। और पूछा कि भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय अधिक की जगह कम पूछे, कम है, तो वो हो जाएगा हमारा बिहार, ठीक है। और अगर केंद्र शासित प्रदेश में बोले, यानी यूटी के बारे में पूछे कि सबसे कम है, सबसे यूटी में सबसे अधिक पूछे, ठीक है, यूटी में सबसे अधिक पूछे तो दिल्ली हो जाएगा, यानी केंद्र शासित प्रदेश। और यूटी में सबसे कम पूछे, ठीक है, यूटी में अगर सबसे कम पूछेगा तो वो हो जाएगा लक्षद्वीप, ठीक है। तो भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति सबसे अधिक है? तो गोवा। सबसे कम पूछेगा तो बिहार। केंद्र शासित प्रदेश में पूछेगा सबसे प्रति व्यक्ति सबसे अधिक तो दिल्ली। और यूटी में यानी केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम प्रति व्यक्ति है तो लक्षद्वीप, ठीक है। इसका आंसर तो गोवा हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन मुद्रा का कार्य नहीं है, ठीक है। मुद्राकार नहीं है तो विनिमय का माध्यम ये तो है, मूल्य का मापन ये भी है, मूल्य संचय ये भी है, ये जो उत्पादन है ये मुद्रा का कार्य नहीं है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन है, ठीक है। तो भारत का जो केंद्रीय बैंक है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। आंसर ए। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और पूछेगा यानी आरबीआई पूछ सकता है कि आरबीआई का स्थापना कब हुआ? तो आरबीआई का स्थापना
एक अप्रैल 1935, ठीक है। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935। ये भी पूछ सकता है कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, राष्ट्रीयकरण। तो आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण था वो 1 जनवरी, ठीक है, 1949 को हुआ था, 1949, ठीक है। तो भारत का केंद्रीय बैंक कौन है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है, ठीक है। इस क्वेश्चन के हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, लेकिन अगर ऑप्शन में रहता ऐसे, हालांकि ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वो हम सूर्य को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, सूर्य को बोलते हैं, लेकिन इस ऑप्शन के हिसाब से इसमें आंसर हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा। सिंपल सी बात है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल तो होगा ही, क्योंकि एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही कभी क्वेश्चन आ जाते हैं, या फिर इससे हमको आने वाली एग्ज़ाम में कैसा क्वेश्चन आएगा उसका रोड मैप हमारे दिमाग में बनता है। चलिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा कोका कोला। पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया, आंसर हो जाएगा कोका कोला, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है, ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे बाढ़ से अधिक हानि होती है, तो फसलों को हाँ होती है, पशुओं को भी होती है, भवनों को भी होती है, तो इसमें हो जाएगा उपर्युक्त सभी को हानि होगी भाई, फसल को भी होगी, पशुओं को भी होगी, भवनों को भी होगी, ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, समान संचार व्यवस्था को बाधित होने का मुख्य कारण है, ठीक है। समान संचार व्यवस्था बाधित होने का मुख्य कारण, ठीक है। तो बाधित होने का मुख्य कारण तो प्राकृतिक आपदा से ही होता है, केबल का तार टूट जाना, बाधित होना बोल रहा है। ये तो आंसर देखने में सही लग रहा है, लेकिन ये होगा नहीं। संचार टावरों की दूरी, ये भी नहीं होगा, टावरों की ऊंचाई में कम, ये भी नहीं होगा, इसमें आंसर डी हो जाएगा। ऑप्शन में यह तो होना चाहिए था प्राकृतिक आपदा होना चाहिए था। अब प्राकृतिक आपदा में बाढ़ भी आ गया, ठीक है, तूफान भी आ गया, या भूकंप भी आ गया, या फिर तूफान आ गया, ठीक है, तूफान आ गया, तो इसके हिसाब से इसका आंसर डी हो जाएगा। तकनीकी खराबी भी होती है, तो तकनीकी खराबी में देख लो, अगर इसका आंसर केबल टूट जाना मेरे हिसाब से तो सही नहीं होगा, लेकिन ये हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से आंसर डी लग रहा है। ये क्वेश्चन आप लोग एक बार चेक कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन भी बना रहा हूँ ये मैं भी पहली बार ही बना रहा हूँ, तो थोड़ा बहुत मिस्टेक हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से आंसर डी होना चाहिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, आग से जलने की स्थिति में किस प्राथमिक उपचार की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो इसका आंसर सिंपल है, ठंडे पानी का डालना चाहिए। तो आग से जलने की स्थिति में किस प्राथमिक उपचार की आवश्यकता है, तो ठंडा पानी डालना चाहिए, सही बात है। गर्म पानी डालेगा तो और दिक्कत है, अस्पताल पहुंचना चाहिए, ये तुरंत बोल रहा है, यानी तुरंत सबसे पहले क्या करना चाहिए, तो हो जाएगा ठंडा पानी। लेकिन ठंडा पानी होना चाहिए, ठीक है, लेकिन बर्फ़ जैसा ठंडा पानी नहीं कि बर्फ़ वाला पानी डाल दे, बर्फ़ जैसा नहीं, ठंडा पानी, नॉर्मल ठंडा पानी, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ठंडा पानी डालना चाहिए, ऑप्शन ए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है,
कि भूकंप के केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को कहा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा अधिकेंद्र। भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को कहा जाता है अधिकेंद्र। इसको इंग्लिश में हम एपिक सेंटर बोलते हैं, एपिक सेंटर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? एपिक सेंटर। यही वो जगह होता है अधिकेंद्र। ठीक है, मान लेते हैं ये लैंड है, ये अर्थ है, तो यहाँ पे भूकंप आया। ठीक है, तो सबसे पहले जो टच करता है यहाँ पे, किसी को क्या बोलते हैं? उसी को अधिकेंद्र बोलते हैं, है कि नहीं? ठीक है, और सबसे ज़्यादा नुकसान इसी की वजह से होता है, नुकसान भी सबसे ज़्यादा इसी की वजह से होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अधिकेंद्र। भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को, देखो इसको बोलते हैं, अगर पूछता है कि शुरू कहाँ से होता है तो हो जाता ये भूकंप केंद्र। ठीक है, लेकिन पूछ रहा भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र, यानी पृथ्वी पर जो सबसे पहले टकराता है वो होता है अधिकेंद्र। ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोल रहा है? बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित है? तो बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित है? सबको पता है कौन सा क्षेत्र है। ठीक है, उत्तरी क्षेत्र। क्योंकि अगर हम बिहार के मैप को देखेंगे, ठीक है, एक सेकंड के लिए हम बिहार को मैप देखेंगे तो लगभग बिहार का मैप लगभग ऐसे है, ऐसे ही है ना? ठीक है, ऐसे ही है। और यहाँ से गंगा नदी बीच से गुजरती है, जिसका लंबाई कितना है? 2525 किलोमीटर। और ये ऊपर नेपाल है। क्या है ऊपर? नेपाल है। और नेपाल से जितनी भी नदियाँ हैं वो ऐसे आती हैं। ठीक है, और इस वाले एरिया को बाढ़ से ग्रसित कर देते हैं, क्योंकि इसको संभालने के लिए सरकार कोई योजना ही नहीं बना रहा है अभी तक तो नहीं बना रहा है, फ्यूचर में कुछ कहा नहीं जा सकता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा उत्तरी बिहार। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में कौन मानव जाति आपदा है? ठीक है, मानव जाति आपदा पूछ रहा है, तो मानव जाति आपदा कौन है? सिंपल सी बात, सांप्रदायिक दंगा कराना माना जाता आपदा ही है। आतंकवाद, ये भी मानव जाति आपदा है। महामारी, ये भी मानव जाति आपदा है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब खंड ख आ गया, यानी सब्जेक्टिव। तो सब्जेक्टिव अगर आप बोलेंगे तो हम सब्जेक्टिव भी इसका सॉल्व कराने की कोशिश करेंगे। आशा करता हूँ कि ये जितना भी वीडियो का क्वेश्चन था वो आपको सही लगा होगा। ठीक है, और अगर ये वीडियो आपको सही लगा तो आप कमेंट में करके बता सकते हैं। मैं इस टाइप का वीडियो और लाऊंगा हर एक सब्जेक्ट का, चाहे मैथ हो, हिंदी हो, साइंस हो। तो एग्ज़ाम जो आने वाला एग्ज़ाम है आपके लिए वो यूज़फुल होगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो पसंद है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आपका एक सब्सक्राइब या एक लाइक हमें मोटिवेट करता है और वीडियो बनाने का। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसी टाइप के, फिर मैं SST या फिर साइंस का या मैथ या हिंदी जो भी आप कमेंट करेंगे उस टाइप का क्वेश्चन लाऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।